स्वागत है आपका ब्रेक के बाद फिर से। और लगातार हम आपको तमाम अपडेट्स, तमाम रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम तैयार है। यूपी, उत्तराखंड, यूपी, यूके, पंजाब, मणिपुर, गोवा, हर एक सीट का एक एक रुझान, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक रट के जरिए देखिए, सुबह से न्यूज 18 टीम सबसे आगे बनी हुई है। आप एक सेकंड की अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा रहा है अभिषेक। बिल्कुल सुमित, इसमें देखिए बड़ी बात यह है कि अभी हम जो रुझान दिखा रहे हैं 397 सीट के हैं, अभी भी 6 सीट ऐसे हैं जहां के रुझान नहीं आए। लेकिन कई चैनलों पे आप देखेंगे कि वहां पे रुझान 403 के वो दिखा चुके हैं। उनका आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। अभी अगर आप देखें तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे आने बाकी हैं। अच्छा, सारे रुझान। अच्छा, उसका कारण यह है कि उन चैनल्स में भी हमारा न्यूज 18 चलता रहता है। तो बिल्कुल। एक ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूपी में शानदार जीत की तरफ अब बढ़ रही है बीजेपी। रुझानों में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रही है, ये रुझान है। मणिपुर में बीजेपी पहले नंबर पर है, ये बड़ी खबर। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, जिसके अनुमान भी थे। तो सुमित आप देखिए, जो अनुमान था ऑलमोस्ट वैसा ही ये रुझान दिख रहा है फिलहाल। बाबा आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अब ये रुझान तो यही कह रहे हैं, ये रुझान कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रुझान कह रहे हैं कि लिख लीजिए, बाबा आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिर से। और उत्तराखंड में भी जो सरकार थी वही रहने वाली है। यानी धामी की धमक वहां पे दिखाई देगी। बिल्कुल, धामी ही थामेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि धामी ही थामेंगे कमान या फिर कोई चार, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है किस तरह से बीजेपी लगातार चाहे, ये हो सकता है ये भी एक स्ट्रेटेजी रही हो। पंजाब में लेकिन आपको बहुमत है। पंजाब झाड़ू फेरती नजर आ रही है। पंजाब में झाड़ू फिर गई है तमाम पार्टियों पर। रीजन इसका बीजेपी अभिषेक ये कह रही है कि हमने इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सुमित, दलीलें होती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वहां कोशिशें नहीं की, बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन शायद बीजेपी भी अंदर खाने ये जानती थी कि पंजाब में बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। और यही वजह रही कि सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं था तो वो उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इस वक्त जो हम इस वक्त आंकड़ा दिखा रहे हैं वो पंजाब का 117 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाई, वही स्थिति यहां पर भी है। 87 सीटों पर अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में महज 15 सीट, बीजेपी 5 सीट। इसके बावजूद आप देखिए, बीजेपी को 5 सीटें यहां मिल रही हैं, बीजेपी को बढ़त है यहां। आप अंदाजा लगाइए कि 5 सीटें हैं, बावजूद इसके पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर कर रही है। गोवा में देखिए कड़ी टक्कर है। गोवा में 18-17 का आंकड़ा चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का। गोवा में बीजेपी 18 पर लीड कर रही है तो कांग्रेस 17 पर। आम आदमी पार्टी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, 2 पर फंस गई है आम आदमी पार्टी। और टीएमसी 1 पर, अदर्स 2 सीटें हैं। कांग्रेस लेकिन अभिषेक हर जगह पर कहीं ना कहीं पिछड़ रही है कांग्रेस। उत्तराखंड अभिषेक। बिल्कुल, देखिए सुमित, अभी जो फिलहाल उत्तराखंड की स्थिति है उसमें बीजेपी कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई दिख रही है। 43 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में यानी 2017 में 57 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। अभी 43 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है और अदर्स के खाते में 7। यहां पे आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके यहां पे खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सुमित, ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रयास किए, चाहे वो गोवा में रहे हों या फिर उत्तराखंड में रहे हों, छोटे स्टेट थे जहां पे बहुत कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, वो सफलता आम आदमी पार्टी को यहां नहीं मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐसा अलग क्या किया जिसके नतीजे इस वक्त ये बता रहे हैं कि वहां सरकार बना रही है। शायद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का मुफ्त बिजली पानी का जादू चल गया। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील भार्गव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ। सर, रुझान है अभी
लेकिन ये रुझान ही देखिए, आप जानते हैं पिछले कई चुनाव आपने देखे होंगे, ये रुझान ही परिणामों में कन्वर्ट होते हैं। क्या हो गया सर, कांग्रेस को पिछड़ती हुई नजर आ रही है हर जगह, कहाँ गलती कहाँ चूक? देखिए, जनता का फैसला अब आने वाला ही है। रुझान कन्वर्ट हो जाएंगे, आप ठीक कह रहे हैं। ज़्यादातर समय जो रुझान होते हैं वो ही फैसले हो जाते हैं। तो एक तो हम जनता का जो फैसला होगा वो सर माथे पे है, और ये वैसे चॉइस भी नहीं है हमारे पास। मानना ही पड़ेगा कि जनता ने जो फैसला दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी साफगोई किसी देखिए दोस्त, हाँ देखिए दोस्त, ये काफ़ी पुरानी, हमारी 125-26 साल पुरानी पार्टी है, और हम में संयम की कोई कमी नहीं है, मैं आपको कह सकता हूँ ये आराम से। इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिस तरीके का घमासान मचा। प्रियंका जी ने अकेली राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस। चलिए मैं आपको रोक रहा हूं सर, बड़ी खबर है इस वक्त की, शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। बुधवार को सदन में दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो मर्द बोल रहे थे लेकिन मर्द निकल गया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से ही महिला शक्ति का सम्मान करते रहे, यानी मर्द बोल रहे थे लेकिन मर्द की जगह मर्द निकल गया। अच्छा, महिला आयोग ने कहा था कि महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया था इस बयान पर, शायद अब शांति धारीवाल को इसलिए बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है, अगर गलती हो जाती है तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। मर्द की जगह मर्द बोल दिया था, क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। भाई लंबा बयान था, अब लंबे बयान में जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं कहना तो ये चाह रहा था कि एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये क्या हो क्या रहा है इस प्रदेश में, लेकिन और ये इस प्रदेश में ये मर्ज कहाँ से आ गया, लेकिन वो मर्ज के बजाय जो है वो ये निकल गया कि इस प्रदेश, ये प्रदेश मर्दों का देखिए इस तरीके का है। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सदन से माफ़ी मांगूंगा आज। भाई लंबा बयान था, अब बाबूलाल, शांति धारीवाल ने सदन में कहा था कि राजस्थान रेप में आगे बढ़ रहा है, रेप में नंबर 1 है, बलात्कार में। तो इसमें मर्ज जैसा शब्द अगर हम लगाते हैं तो वो मतलब क्या मायने बनते हैं उन शब्दों के? उन्होंने कहा था मर्द रहते हैं तो मतलब मर्ज का समझ नहीं आया कुछ। अगर मर्ज बोलना चाह रहे थे तो किस वे में बोलना चाह रहे थे? कबूल की है और माफी मांगी है, और ये कहा कि स्लीप ऑफ टंग हो गया था। उनका कहने का जो आशय था, जो भाव था, वो ये नहीं था, और इसके लिए वो माफी मांगते हैं प्रदेश की जनता से। इसके बाद में जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही अभी शुरू हुई तो हंगामा बरपा और विपक्ष वैल में चला गया नारेबाजी करते हुए। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया समेत इस वक्त अगर लाइव कर सकते हैं तो शांति धारीवाल कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हाउस में। ठीक है, कोशिश करते हैं बाबूलाल। हाँ, अभी बहुत तीखी नोकझोंक हो रही है पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में, और स्पीकर जो है वो बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे हैं विपक्ष के सदस्यों को। गुलाब चंद कटारिया ने अपनी बात कहना शुरू किया था और वो कह रहे थे कि शांति धारीवाल को माफी से काम नहीं चलेगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और उन्होंने अपमान किया महिलाओं का, वो अपनी बात कह रहे थे। लेकिन इस वक्त भी खासा हंगामा बरपा हुआ है विपक्ष वेल में और नारेबाजी करता हुआ। ठीक है बाबूलाल, कोशिश करेंगे लाइव दिखाने की। लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये सेंटेंस होता, उन्होंने कहा था मर्द रहते हैं राजस्थान में, अगर ये सेंटेंस होता कि वो मर्द की जगह मर्ज बोल रहे हैं, मर्ज बोल रहे हैं, क्यों, क्या सेंटेंस बोलना चाह रहे थे वो? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। जो पूरा विपक्ष है वो मैंने आसन के साथ खड़े नारेबाजी कर रहे हैं, और स्पीकर बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे सदन वाला है, वो इतनी आजादी है। ठीक है, महिला शक्ति का सम्मान करते हैं। शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है, मंत्री जी ने माफी मांग लिया। शांति धारीवाल इन्होंने बयान दिया और कहा कि मर्ज बोल रहा था मैं, मर्ज बोल रहा था मैं, मर्द नहीं बोल रहा था। महिला शक्ति का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से
किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि इंसान से जब गलती नहीं होती है। विधानसभा से लाइव तस्वीरें सीधी। गलत शब्द निकल गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का बेहद सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों से यदि किसी को ठोस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या क्या इस्तेमाल दोगे आप? हो गया गलत बात। आप माफी मांगने की बात भी नहीं है, माफी मांग ली उसके बाद भी नहीं है, माफी मांगने की बात भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्मिक मंत्री जी जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के उपबिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 84 की 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2. प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार। 3. विधानसभा क्षेत्र 84 में संचालित 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 87 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका नामांकन का ब्लॉक वार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के उपबिंदु 4 के अनुसरण में अन्य प्रस्तावों के साथ विधानसभा क्षेत्र 84 डूंगरपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पात्र प्रस्तावों के अनुसार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शासन मंत्री जी ने बताया है कि 84 विधानसभा में 14 ऐसी ग्राम पंचायत है। जी हाँ, बजट 2021-2022 की अनुपालना में प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा आवंटित 2338 डेयरी बूथों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 84 विधानसभा में 14 जो ग्राम पंचायत है, प्रश्न संख्या 236। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, प्रश्न संख्या 236 मैंने दे दिया था उत्तर। दूसरे का था कार्मिक, मैंने उत्तर दे दिया था। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 84 की 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 84 में संचालित 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 87 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका नामांकन का ब्लॉक वार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के उपबिंदु 4 के अनुसरण में अन्य प्रस्तावों के साथ विधानसभा क्षेत्र 84 डूंगरपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पात्र प्रस्तावों के अनुसार क्षेत्र के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 84 विधानसभा में 14 ऐसी ग्राम पंचायत है, वहां पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो क्या मंत्री जी से मेरा सवाल है कि नेक्स्ट जो सत्र जुलाई में स्टार्ट होगा उससे पहले इन सभी 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो जाएंगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल ये है
कि 84 विधानसभा में डूंगरपुर मतलब राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है और इसमें विधानसभा 84 सबसे अधिक लिंगानुपात वाली विधानसभा है। तो इसमें मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस विधानसभा में बालिका विद्यालय खोलने के लिए। तो अभी आप विधानसभा से तस्वीरें देख रहे थे। मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ईमानदारी से उसे रिश्वत ना देनी पड़े, उसे दलाली ना देनी पड़े, तो ये सारी चीज़ों पर आज केजरीवाल जी की राजनीति खड़ी है। और केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में भी सक्सेसफुल हुआ, जनता के फायदे में हुआ। पंजाब में भी लोगों ने मौका दिया है, वहाँ भी आम आदमी का फायदा होगा। वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, आम आदमी की जीत है, उसकी ज़िंदगी की जीत है। सर एक आखिरी सवाल है सर मेरा। पंजाब के साथ साथ आप लोगों की उम्मीदें गोवा और उत्तराखंड से भी थी, लेकिन वैसे नतीजे नहीं आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें ऐसे नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ पर चूक रह गई? क्योंकि उत्तराखंड और गोवा में भी केजरीवाल मॉडल चल सकता था, वहाँ पर दमखम के साथ आप लड़ रहे थे। गोवा में और उत्तराखंड में हम पूरी उम्मीद से थे। उत्तर प्रदेश में भी हमने अपने कैंडिडेट उतारे थे, हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस रहा वो पंजाब पे रहा। और उसकी वजह से पंजाब में आज विश्वास हुआ लोगों को, धीरे धीरे बाकी जगह पे भी होगा आने वाले समय में इन सब राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखिए पंजाब और दिल्ली में जो काम होंगे सरकारों के, उसको देख के हर जगह लोग कहेंगे कि हमें भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, जो ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो चला और लगातार जनादेश 2022 पर हम बने हुए हैं और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो वोटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं और वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगातार हम बने हुए हैं, हमारे सहयोगी सुमित भी बने हुए हैं और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं गेस्ट पैनल जो है वो भी हमारे साथ सभी बने हुए हैं और उनके पास भी चलेंगे। सुमित, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी जो रुझान है, मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा आशुतोष शर्मा जी आपसे। क्या ये जो रुझान है हम अब ये मान सकते हैं कि ये परिणाम में परिवर्तित होंगे या थोड़ा सा और इंतजार? देखिए, करीबन अब 11:15 बज रहे हैं और 3 घंटे से अधिक की मतगणना हो चुकी है। मोटा मोटी देखें तो ये ट्रेंड बदलेंगे नहीं, सीटों का अंतर आ सकता है, लेकिन लगता है कि गोवा को छोड़कर अब ट्रेंड बदलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सीटों की संख्या में अंतर आ सकता है, लेकिन जो ट्रेंड अब बन गया है, 3 घंटे की लगभग मतगणना हो चुकी है, ऐसे में ट्रेंड बदलना मुश्किल है। गोवा का जरूर एक क्लोज कंटेस्ट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 सीटों से ज़्यादा का फासला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, और पंजाब के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है। उत्तराखंड में भी जो शुरुआत में क्लोज कंटेस्ट लग रहा था, अब बीजेपी काफ़ी आगे है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे और इंतज़ार कर सकते हैं, वरना ट्रेंड अब ये बदलने वाला मुझे नहीं लगता। ठीक है अरुण शर्मा जी, अब अगर एक चीज़ मैं आपसे समझूं, देखिए उत्तर प्रदेश में आपने बहुत मेहनत की, ये साफ तौर पे दिखा, लेकिन परिणाम आखिर उस तरीके के नहीं मिल रहे हैं। बात अगर उत्तराखंड की जाए, वहां भी ऐसा लग रहा था कि शायद आप बहुत ज्यादा टक्कर बीजेपी को देंगे, वैसा वहां भी होता नहीं दिखा। हां, गोवा में आप टक्कर जरूर दे रहे हैं। बाकी पंजाब की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है कांग्रेस के लिए। कमी कहां लग रही है आपको? ऐसी क्या कमी रह गई कि इस तरीके की स्थिति कांग्रेस की होती दिख रही है? देखिए, स्टेट वाइज आपने जिक्र किया, तो पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं जी। मुझे इस तथ्य का बहुत गर्व है दोस्त कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अकेली राजनीतिक पार्टी ऐसी थी जिसने आम जनता के मुद्दों को बेस बना के, महंगाई है, बेरोजगारी है, नारी सशक्तिकरण है, कानून व्यवस्था है, जो रियल मुद्दे थे उनको बेस बना के ये चुनाव लड़ा। लेकिन ये तो फिर फैक्ट जनता भी आपसे जुड़ी क्यों? ये फैक्ट भी जग जाहिर है कि पिछले 25-30 सालों से वहाँ संगठन में अभी बहुत काम होना बाकी है निचले स्तर पे। जनता का जो जोड़ने का सवाल है उस पर मैं आपको एक इशारा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश अब दूसरा एग्जाम्पल हो गया है।
जनता अब क्लियर कट उनको वोट देती है जो सीरियस चैलेंजर हैं भारतीय जनता पार्टी के। मतलब जो भारतीय मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप सीरियस चैलेंजर नहीं हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं, मतलब सीरियस चैलेंजर आज की तारीख में मुझे नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं हम काफी पुरानी पार्टी हैं, हम में संयम की कोई कमी नहीं है। हमने 150 साल लड़के अंग्रेजों को संयम से भगाया। तो अरुण जी, ये आज कह रहे हैं कि सीरियस चैलेंजर को अगर वोट देती है जनता, तो फिर कांग्रेस है कहां? क्या आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे थे कि हां कांग्रेस एक पार्टी है और वो दिखाना था उत्तर प्रदेश की जनता को कि हां कांग्रेस अभी भी सरवाइव कर रही है? अगर आप ये कह रहे हैं तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस एक गंभीर पार्टी है, जनता के सवालों को उठाएगी। उसको बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यहां तो आधी आबादी का महिला शक्ति का साथ भी आपके साथ नहीं देखा। देखिए, मैंने बताया ना, ये टोटलिटी में देखने वाली बात है। मैं इस सब्जेक्ट पे आ रहा था कि एक बार फिर मार्केटिंग और प्रचार की जीत है। हम बड़ी संयम से इंतजार कर रहे हैं कि कब लोगों को वास्तविक स्थिति समझ में आएगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, बहुत जल्दी से कर दिया आप लोगों ने, बहुत जल्दी से उदाहरण देना चाहता हूं मैं। वैक्सीनेशन फॉर एग्जाम्पल, न केवल वो डिलेड रेस्पॉन्स था सरकार का, उसने टाइम लगाया क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी थे और देर लगी लाने में। लेकिन आप उसके बाद देखिए उसको फ्री वैक्सीनेशन जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रचार हो ना। अच्छा, मतलब बीजेपी ने वहां जो काम किया वो सब एक तरफ और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक तरफ, बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं आप? मेरी बात पूरी होने दीजिए। पर अंकुश लगा दिया। वैक्सीनेशन इस देश में मार्केटिंग कई दशकों से होता आ रहा है और फ्री होता है। मार्केटिंग फ्री होता रोका था बीजेपी ने। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकारों का काम करना होता है, उसका बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी आप यूक्रेन की सिचुएशन देख लीजिए। कुल 20,000 विद्यार्थियों को हमें लाना है। मैं फिर कहूंगा उसमें डिले किया गया, 15 दिन की विंडो उपलब्ध थी, पर फिर हम लोग कहीं और बिजी थे। लोगों को लाए थे आप? 1.5 लाख इराक से हम लोग भारतवासियों को लेके आए जब युद्ध चल रहा था वहां, 500 फ्लाइट्स में। आपने देखा किसी मंत्री ने एयरपोर्ट पे जाके या एयरक्राफ्ट में जाके प्रधानमंत्री की जय बुलवाई हो? सरकारों का काम होता है काम करना। आपात स्थिति में तो जरूर करना चाहिए उनको, गरीबों की मदद करनी चाहिए, फंसे हुओं की मदद करनी चाहिए, पर उसको एक 70 mm पे एक इवेंट बना देना, ये हमें बीजेपी से नहीं सीखना है और हम नहीं सीखना चाहते। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हम अपने सिद्धांतों पे खड़े रहेंगे। बात अलग है, सीख तो रहे हैं आप। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं तो पीछे पूरा मीडिया लगा रहता है, कैमरामैन साथ लेकर जाते हो, तिलक लगवाते हैं तो कैमरामैन कब मंदिर नहीं गए? इंदिरा जी मंदिर जाती थी, नेहरू जी मंदिर जाते थे, राहुल जी मंदिर जाते हैं। मंदिरों का कॉन्ट्रैक्ट लिया किसने? किसने ठेका लिया हुआ है मंदिरों का? मंदिर तो सब जाते हैं, जो हिंदू हैं मंदिर जाते हैं। ठीक है सुमित, इसमें नई बात क्या है? ये कोई खबर नहीं है कि राहुल जी मंदिर जाते हैं। नहीं खबर, मैं मंदिर की बात, मैं सर कैमरा पर्सन की, आप कह रहे हैं ना इवेंट बना देते हैं, इवेंट तो आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना बनाने की। नहीं, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्त, इवेंट मैनेजमेंट के महारथी कौन है, कौन छोटी छोटी बात को किस स्केल पे ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये विवाद का विषय भी नहीं है। ठीक है अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा सुनील जी आपसे होगा कि देखिए ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे बहुत सारे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा, किस तरीके की स्थिति थी हर किसी ने देखा, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगार जो युवा हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी बीजेपी के हाथ लगी कि उन सारे मुद्दों को ऐसा घुमाया कि आप वापस जो पिछले साल की स्थिति थी, हालांकि उससे कुछ कम, लेकिन अमूमन वहीं पहुंचते दिख रहे हैं? कौन सी जादू की झड़ी घुमाई आपने? देखिए, ये सारे जो रुझान हैं या परिणाम आने वाले हैं, ये देश की जनता को और भाजपा को दोनों को आश्वस्ति देते हैं
कि उन्होंने जीवन को पहला माना, जीवन सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने पहली बात ये मानी। दूसरा, उन्होंने विकास को मत दिया। उन्होंने गुंडावाद को, माफियावाद को, भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को, इनको जड़ से नकार दिया। और परिवारवाद की स्थिति तो ये हुई है कि शायद आने वाले चुनाव में जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो कहीं अपना वर्चस्व या वजूद दिखाने में भी सक्षम रहेंगे, इसकी भी मुझे शंका लगती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मंत्र है भाजपा का, ये भारत की जनता ने स्वीकार किया है और पंजाब ने इनकार देश क्यों को कर दिया आश्वस्त फिर? किया है कि आने वाले समय में देश जो है वो शांति के साथ, तो सुनील जी, भाईचारे के पंजाब ने साथ क्यों इनकार कर विकास दिया? की राह पर चलेगा। जी, पंजाब ने क्यों इनकार कर दिया? देखिए, पंजाब एक चिंता का विषय है। पंजाब में भाजपा का वजूद था नहीं। पंजाब में भाजपा अकाली दल के साथ लड़ा करती थी। लेकिन पंजाब में देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। पंजाब हमारा बॉर्डर क्षेत्र है। पंजाब में जिस प्रकार की तस्करी लगातार पिछले 10-15 वर्ष की सरकारों में चली, सर तो उसमें आपकी भी सरकार उसके आएगी कारण ना? से वहां जनता में एक विक्षोभ था। तो उसमें आपकी भी सरकार आएगी ना, सहयोगी के साथ ही सही। तो सरकार तो देखिए, आपकी, हमारी पार्टनरशिप की सरकार थी, पर उसमें कॉल अकाली दल का था। ये बात बहुत तो आप स्पष्ट है। मूकदर्शक बने थे। हम उनके पार्टनर थे। तो आप मूकदर्शक बने थे कि अकाली वहां दल की जो चल सरकार रहा है थी। चलने दो। ऐसा नहीं है। जब भी मौका आया भाजपा ने अपना रोल निभाया और अंततः उनको जब लगा कि अब बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है अब सुमित जी, आप आते हैं आपके सबसे पास। एक बड़ी चीज़ ये खबर है देखिए। सुमित। बड़ी खबर है इस वक्त की। शांति धारीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। धारीवाल के घर पर महिलाओं का प्रदर्शन। रेप की घटनाओं पर धारीवाल ने विवादित बयान दिया था। कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अब बोले लंबे बयान में स्लिप ऑफ टंग हो गया। मर्द कहना चाहता था, मुंह से मर्द निकल गया। लेकिन महिला शक्ति है, समझती है, नहीं मान रही है। पता है कि सफाई पेश की जा रही है और इसलिए अब प्रदर्शन करने पहुंच गई हैं बड़ी संख्या में महिलाएं शांति धारीवाल के घर के बाहर। बड़ी खबर इस वक्त। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, ये कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब ये महिलाएं पहुंची शांति धारीवाल के घर के बाहर और वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लवली, अब तो माफी मांग ली है, पीछा छोड़ दीजिए उनका। उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर के और अड़ी हुई है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जो है चूड़ियां भी फेंकी है और उनसे अपनी माफी मांगने के अलावा उस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग जो है वो महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार कर रही हैं। सदन में ही में हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन शांति धारीवाल के घर के चारों तरफ पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, बंद कर दिया गया इस पूरे रास्ते को और यहाँ पर जो आने जाने वाले लोगों का प्रवेश है उसको भी, रोड को भी डाइवर्ट किया गया, क्योंकि बड़ी तादाद में महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके घर के बाहर डेरा जमाया हुआ और वो लगातार धरना देकर के शांति धारीवाल मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और महिला के अपमान नहीं सहेगा राजस्थान के नारे जो हैं वो यहाँ पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रही। कुल मिलाकर के शांति धारीवाल के इस बयान को लेकर के भले वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर आक्रामक है और आज जिस तरह के चुनावी परिणाम आ रहे हैं, बीजेपी में जिस तरह का उत्साह है, तो शायद उसी उत्साह को जो है जश्न में तब्दील करने से ठीक पहले शांति धारीवाल के निवास पर आज सुबह से ही कार्यकर्ताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था और अभी लगातार उनका जो प्रदर्शन है, उनके घर का जो घेराव है वो महिलाओं ने कर रखा और बड़ी तादाद में महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कार्यकारिणी की टीम के लोग हैं वो शांति धारीवाल के घर के बाहर लगातार मोर्चा संभाले हुए और पुलिस प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि शांति धारीवाल को जब विधानसभा जाना था तब बमुश्किल उन्हें विधानसभा का रूट जो है उन्हें दिया गया और वहां पर आसपास जो है काफी पुलिस का जाब्ता जो है वो इस वक्त लगाया गया है। कुल मिलाकर के महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है वो आक्रामक हैं, जोश में नजर आ रही है और वो शांति धारीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी सुमित। अच्छा, सम्मान और अपमान भी लवली, ये तस्वीर भी एक
अलग ही किस्म की है। सम्मान और अपमान भी आप पार्टी देखकर होता है। सतीश पूनिया ने जब बयान दिया था बजट को लेकर, उस वक्त कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने उनके बयान पर आपत्ति जताई। अब जब शांति धारीवाल ने बयान दिया तो बीजेपी और ये महिला मोर्चा के लोग यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी कह रही है। लेकिन कभी अपनी पार्टी की खामियां कमियां नहीं उजागर की जाती है। कुछ ना कुछ कमी खामी होती है, कमजोरियां होती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सियासी बवाल जो अभी मचा हुआ है वो शांति धारीवाल के बयान को लेकर के मचा हुआ है। हालांकि शांति धारीवाल ने इस पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने इस बयान पर माफी मांगी, लेकिन मदन दिलावर का जो बयान अब से कुछ देर पहले सुबह आया, जब उन्होंने जिक्र करके बताया कि शांति धारीवाल इस तरह की गलती कर चुके हैं, तो सियासी उठापटक हो और विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसलिए शांति धारीवाल ने, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, दूसरे नंबर का कद माना जाता है राजस्थान के मंत्रिमंडल में उनका, मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है मंत्रिमंडल की फेहरिस्त के अंदर। तो ऐसे में इतने बड़े मंत्री, इतने कद्दावर नेता का 40 साल से ज्यादा का जिसका एक्सपीरियंस हो, उनका इस तरह का बयान आना और वो भी सदन के पटल पर, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। और इसी को लेकर के महिला मोर्चा के अच्छा लवली, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। शांति धारीवाल कह रहे हैं माफी मांगी उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं मर्ज कहना चाहता था। मतलब वही कहना चाहते थे राजस्थान मर्ज का प्रदेश है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, उन्होंने इसी बात को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है कि वो ये कहना चाहते थे कि राजस्थान मर्ज का प्रदेश है, लेकिन अभी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की सियासी उठापटक हो रही है, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से व्यंग रचा गया, जिस तरह से वहां पर हंसी ठिठोली जो है बाकी विधायक और मंत्री करते हुए नजर आए, उन्होंने मर्द ही कहा था, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो सकता है। हालांकि ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो जयपुर में शांति धारीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन हम लगातार बने हुए हैं जनादेश 2022 पे। 5 राज्यों के परिणाम जो हैं वो आज आ रहे हैं। अभी तक रुझान जो सामने आए हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो रुझान है 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा, ये 5 राज्य जहां के रुझान जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापसी करती हुई दिख रही है। इसके अलावा बात गोवा की जाए, यहां कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक लहर सी देखने को मिल रही है, यह रुझान है। तो उत्तर प्रदेश में शानदार जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। रुझानों में यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, यह लग भी रहा था सुमित। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ, देखिए बड़ी खबर है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, गोरखपुर होना भी था, लाजमी था ये। 29,000 वोटों से भी आंकड़ा और बढ़ेगा, जैसे जैसे और रुझान आगे आएंगे, जैसे जैसे वक्त बीतेगा आंकड़ा बढ़ेगा। और फिर उत्तर प्रदेश में तो जीत लगभग इन शुरुआती रुझानों के आधार पर जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। बीजेपी कमबैक कर रही है। उत्तर प्रदेश में 29,000 वोटों से आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बिल्कुल फिलहाल लीड करते हुए दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 402 विधानसभा सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी इस समय 262 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 131 सीटों पर। चलिए, हेमंत मेरे सहयोगी हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी रट से, हमारी टीम से, हमारे रिजल्ट अपडेटेड टीम के साथ हैं। हेमंत, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है, अब क्या ताज़ा जानकारी इन रुझानों को लेकर? बिल्कुल सुमित, और लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय रुझान आखिरकार उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये नारा दिया गया था कि योगी मोदी का साथ यूपी को पसंद है। और यहां हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बाकी के जो राज्य हैं, चाहे वो हम बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो वहां पर भी बीजेपी कमबैक करती हुई नजर आ रही है। बाकी के राज्यों के सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो हाल क्या है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट यूपी की है?
अभी तो सर 262 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे निकल चुकी है और उसके जो कई मंत्री हैं वो सीटों पे आगे चल रहे हैं और कुछ जिलों में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रतिज्ञा हमारे साथ है, प्रतिज्ञा भी लगातार नजर बनाई हूँ। प्रतिज्ञा, थोड़ा सा खड़े होकर के हमें बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से किन जिलों में क्या कुछ स्थिति इस वक्त आपके पास लेटेस्ट है? जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें ऐसा देखने मिल रहा है कि जो बीजेपी है वो आगे चल रही है, आगे चलती हुई नजर आ रही है। और जहां पर मऊ की बात करें, मऊ में अशोक कुमार सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं, जो अब अब्बास अंसारी हैं उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी आगे चल रहे हैं, यहाँ तक कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है हेमंत, अगर एक सवाल आप पूछ सके, सिराथू का क्या अपडेट है? केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के क्या जानकारी है? क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि आगे चल रहे हैं फिर पीछे चल रहे हैं, अभी का क्या अपडेट है? सिराथू की कोई अपडेट है प्रतिज्ञा इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य की? अगर आप जब तक निकालते हैं जल्दी से निकालिए और बताइए कि क्या अपडेट इस वक्त है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द हम सिराथू की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। और इस वक्त अभिषेक, जो ताज़ा रुझान इस वक्त मिल पा रहे हैं वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह पैदा करने वाले और हो भी क्यों नहीं। बिल्कुल, आ गई बुलंदशहर में 8वें राउंड तक की गिनती हो चुकी है, 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। एक तरह से ये बिल्कुल क्लीन स्वीप का वो आंकड़ा है वो जो बीजेपी पार कर रही है बुलंदशहर में। जी, बुलंदशहर में सिराथू की क्या कुछ अपडेट है? कुछ अपडेट मिल पाई? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच हम उत्तराखंड के ताजा आंकड़ों को लेकर के बात करेंगे। उत्तराखंड में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और बाकी दलों की? उत्तराखंड में 45 पर है बीजेपी और कांग्रेस 20 पर बनी हुई है। और यहाँ पे अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा की सारी सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, पूरे जितनी भी विधानसभा है उन पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सिराथू की कोई अपडेट? सिराथू की कोई अपडेट? केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हम बता दें, और ये अभी ताजा आंकड़े जो है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए वीआईपी लिस्ट है, ये वीवीआईपी सीटों का आप देख सकते हैं। हरदोई से अब्दुल मन्नान पीछे चल रहे हैं, बड़े नेता हैं बीएसपी के। इटावा से शिवपाल यादव लीड कर रहे हैं। हरदोई से नितिन अग्रवाल लीड कर रहे हैं। फिरोजाबाद से हरिओम यादव पीछे चल रहे हैं। फतेहाबाद से प्रवीण दुबे। असीम अरुण पुलिस कमिश्नर थे कानपुर के, बीआरएस लेके बीजेपी ज्वाइन किए, पीछे चल रहे हैं। ऐसे कुछ आंकड़े हैं, अभी बहुत सारे फेरबदल होने हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जी, करहल की कोई अपडेट? अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से आगे चल रहे हैं। और अंशुल जी हमारे साथ हैं, अंशुल जी से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अंशुल जी, क्या अपडेट इस वक्त है आपके पास? देखिए, इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे पास 402 सीटों के रुझान आ चुके हैं अब तक, जिनमें से जैसा कि आप देख रहे हैं 262 सीटों पर भाजपा गठबंधन या भाजपा कह लीजिए आगे है और 131 पर समाजवादी पार्टी। 131 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन जो अपेक्षाएं कर रही थी समाजवादी पार्टी उसके मुताबिक यहां पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर बीएसपी की बात करें, कहा जा रहा था बीएसपी बहुत धीमे चलती है, और लेकिन बीएसपी कुछ कर पाएगी, यहां तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आकलन भी ऐसा बीएसपी बहुत कुछ इन चुनाव में कर जाएगी ऐसा नहीं था। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर अपने अनुमानों और जिस तरह से अंतिम कुछ दिनों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी उस हिसाब से सपा को जाहिर सी बात है बहुत अपना एक तरह से यूँ कह लें कि अपेक्षा के अनुकूल उनके कुछ नहीं रहा। और इस बार आप देखिए कि कई मिथक टूट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक सबसे बड़ा मिथक वहाँ पे था कि कोई भी सरकार वहाँ पे दो बार क्रमवार हेमंत, एक और चीज अगर आप पता लगा पाए पंजाब से कुछ अपडेट, क्योंकि वहां पे जो खबर आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे दिग्गज भी पीछे चल रहे हैं, पंजाब से अगर कोई अपडेट ले पाए। उनके पहले ये कहा गया कि अरे ये वहां नहीं जाना चाहिए, इस तरह का मिथक है, लेकिन योगी ने दिखाया कि ये दोनों मिथक भी तोड़े जा सकते हैं। तो एक बार मिथक हमें टूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल अंशुल जी, और पंजाब की अपडेट भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार पंजाब में देखिए जिस तरह की संभावनाएं चर्चाएं थी, उथल फेक जो है वो पंजाब में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पंजाब में स्थिति क्या है ये बताएंगे। पंजाब के पठानकोट से अश्विनी कुमार शर्मा बीजेपी से जीत चुके हैं और दूसरी सीट कपूरथला से राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस की सीट जीत चुके हैं। मतलब एक बीजेपी, ये 2 सीटों पर नतीजे आप कह रहे हैं कि घोषित हो चुके हैं पंजाब में, 2 सीटों पे, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ये बड़ी अपडेट है अभिषेक, ये बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। 2 सीटों के नतीजे हमारे पास पंजाब से आ चुके हैं, जहां पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें कौन कौन सी सीटें हैं दोनों। पठानकोट से बीजेपी के अश्विनी कुमार शर्मा जीत चुके हैं और कपूरथला से कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह सीट जीत चुके हैं।
कपूरथला सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। एक सीट जो है वो पठानकोट की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में गई है। हमारे साथ सहयोगी हैं, वो क्या आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस वक्त उत्तराखंड को लेकर के अपडेट बताएंगे? जी दिखाइए जरा थोड़ा सा। मैं आपको दिखा देता हूँ खटाम सीट से कटीमा सीट पर, हाँ कटीमा सीट पर पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के पहले बहुत आगे चल रहे थे वो अब 16 वोटों से पीछे आ चुके हैं। देखिए बड़ी अपडेट है अभिषेक, पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त है। उत्तराखंड की बात तो सहदेव बता रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी पीछे हो गए। पहले पुष्कर सिंह धामी लगातार आगे चल रहे थे और अभी हाकिम हमारे साथ हैं। हाकिम भाई, पंजाब की स्थितियों को लेकर के किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, अभी ताजा अपडेट्स क्या है? 117 सीटों की रुझान खत्म हो चुके हैं और 2 सीटों में विनिंग भी हो चुकी है। एक तो कांग्रेस के जो अपने कैबिनेट मंत्री है राणा गुरजीत सिंह कपूरथला से, वो जीत गए हैं 7200 वोटों से। और दूसरी विनिंग बीजेपी के प्रेसिडेंट है जो पंजाब बीजेपी के अश्विनी शर्मा पठानकोट से, उनकी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर जो है वो कड़ी आप देख सकते हैं कि साफ स्थितियां हो चुकी हैं कि सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्थिति एक नज़र से हमने साफ नज़र आ रही है। 88 सीटों के रुझान में 85 सीटों विन कर रही हैं वो रुझान के मुताबिक। हेमंत, 16 सीटों पे कांग्रेस है, हाकिम भाई 9 से सीटों में पूछो अकाली दल है। कारण क्या रहा? आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, बड़े उस पर जीत रही है अंतर से आम आदमी पार्टी। कारण क्या रहा? ये तो वहीं के रहने वाले हैं, थोड़ा डीपली बता पाएंगे? चरणजीत सिंह चन्नी पर और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है भगवंत मान को लेकर के आया गया था। वजह क्या रही कि भगवंत मान यहाँ पर उभर करके आए हैं, आम आदमी पार्टी उभर करके आई है, वजह क्या रही है? मेन वजह जो कांग्रेस के पीछे जाने की वजह है वो है उनकी जो अंदरूनी फूट है, वो नजर आ रही थी, मीडिया में खुलकर आ रही थी। आम आदमी पार्टी एकजुट होकर लड़ी है चुनाव। मेन जो आम आदमी पार्टी की जीत का जो है दावा है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा अगर देश में दलित वोटों की स्थिति है पंजाब में और इसका फायदा चरणजीत सिंह चन्नी को मिलेगा, लेकिन लगता नहीं है हाकिम भाई कि यहाँ पर वो फायदा मिल पाया है। हाँ, ये तो है, क्योंकि 33% है हम अपने दलित वोट 33% है, करीब 34%। लेकिन पंजाब में इसके बार उसका फायदा नहीं आ रहा है क्योंकि सीएम दलित सीएम अकाली दल ने भी दलित डिप्टी सीएम लाना हुआ है, लेकिन उनका फायदा कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सुमित, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर आ रही है जयपुर लिए चलते हैं आपको बीजेपी ऑफिस, ये माफ कीजिए लखनऊ से तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस, बीजेपी का जश्न देखिए अब शुरू हो गया और लाजमी था शुरू होना क्योंकि रुझान जो है वो परिणामों में कन्वर्ट होंगे और अब तो इतना बड़ा अंतर है कि थोड़ा बहुत फेरबदल भी होता है अभिषेक, तो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, और शायद यही जयपुर बीजेपी ऑफिस में भी कुछ ऐसी तस्वीरें, क्या तस्वीरें वो देख लेते हैं। लवली मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लवली तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल विधानसभा के सदन में सारे बीजेपी के विधायक और तमाम जो नेता हैं वो सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर जश्न जो है वो औपचारिक रूप से शुरू होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कार्यकर्ताओं की, जिनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है और किस तरह से ये तमाम परिणामों को देखने, क्योंकि इनमें कई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और पंजाब जाकर के आए थे, किस तरह का परिणाम है, कितना उत्साह है बीजेपी में? बीजेपी में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है बराबर, जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनकी सफाई करने में बराबर लगे हुए हैं। और हमारी महिलाएं, विशेष तौर से वहां पर महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। और यहाँ राजस्थान में हम देख रहे हैं कि यहाँ के मंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ तो रेप में राजस्थान नंबर 1 है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। अरे तो धारीवाल जी, मैं आपको बता देती हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत जो है योग भूमि है, कर्म भूमि है, देव भूमि। या महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी ही आगे जा सकती है। उत्तर प्रदेश के परिणाम कितना राजस्थान को प्रभावित करेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जोड़ी, आज आप भी देख रहे होंगे राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से यहाँ भी सरकार बनेगी। ये जोड़ी तो 18 में भी थी ना। क्या लग रहा था आपको जिस तरह से परिणाम आ रहे, क्या इतने अपेक्षित थे परिणाम? जी बिल्कुल, हमारा जो संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो विचार परिवार है वो संकल्पों में विश्वास करता है और हमारे जो संकल्प हैं वो सिद्ध होते दिख रहे हैं और सतत रूप से हम जो जीतने के जो हमारे संकल्प है उस पर हम पूरे कामयाब हो रहे हैं। और वहां पर उत्तर प्रदेश में
हमने देखा तो वहाँ का जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक था, और कांग्रेस पार्टी और अन्य जो हमारे विपक्षी दल हैं उन्होंने किसानों को गुमराह करके और उनको धोखा दे करके कुछ समय के लिए कौन से मंगवाएंगे तो पूछे लवलीन से, ऑरेंज कलर के होंगे लड्डू। किसान आंदोलन का कितना असर रहा चुनाव में? सर, किसान आंदोलन का ऐसे कुछ असर नहीं रहा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि भाई पहले से ही पता था कि आएंगे तो योगी जी ही, क्योंकि आप देखिए हर इतना विकास का काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, तो वो कैसे जा सकती है, वो सरकार बनना तो पहले से ही तय था। और बिल्कुल जो ये कह रहे थे कि योगी जी का ये है वो है, और ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, और योगी जी बहुत बहुमत से जीते हैं। जय श्री राम। अच्छा, आप बताइए उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना प्रभावित करेगा राजस्थान को? निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। देखिए, हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश के होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में पिछले 37 सालों में एक राह किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया। 37 साल के बाद योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो वापिस से बनने जा रही है, निश्चित तौर पे ये सुशासन पर एक अच्छी मोहर है, जनता ने लगाई है। और जितने लोग अपोजिशन वाले कर रहे थे कि अब ये सरकार जाने वाली है, उनको बता दिया है कि जनता आज की तारीख में सुरक्षा और सुशासन चाहती है, और वो पार्टी ने दिया। पिछली बार भी यही जोड़ी थी ना बीजेपी आगे, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में तो कई चेहरे जो बड़े क्यों चेहरे, कोई जादू नहीं हुआ राजस्थान में? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली है, पर ये उत्तराखंड के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2024 के लिए ये एक सेमीफाइनल आज रिजल्ट आया। राजस्थान में क्या होगा? अब राजस्थान में पिछली बार भी बीजेपी का जादू नहीं चला। राजस्थान में अब की बार कम से कम 150 सीटें प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में खुद में फूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिखावटी बजट जिसको कहते हैं कि लॉलीपॉप दिए है, रोज लोगों को बोर्डों के अध्यक्ष बना के मुख्यमंत्री ने अगर बनावटी बजट दिया तो उनके घर पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या लग रहा है राजस्थान किस दिशा में बढ़ रहा है? राजस्थान जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार आएगी, और जो नेतृत्व है सेंट्रल का वो तय करेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो भेदभाव की बातें कर रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप लोगों को दिया है। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, मैं खुद अल्पसंख्यक मोर्चे में हूं, इन्होंने किसी को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ भी बना दिया। पिछली राजस्थान की जो सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उन्होंने 4 मंत्री बनाए और यूनुस खान को कैबिनेट मंत्री बनाया, और उनको बीजेपी में तो आजकल हर कोई सीएम फेस बनने की कोशिश कर रहा है। और राजस्थान में जिस तरह की सियासी उठापटक, लवली, राजस्थान में भी बीजेपी में भी हर कोई सीएम फेस बनने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीरें देखिए, जश्न की ये तस्वीरें हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो रुझान आए, उन रुझानों के बाद ये जश्न अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है, मनाना शुरू हो गया है। मिठाइयाँ मंगवा ली हैं बीजेपी ऑफिस में, हर जगह पर मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई है। होली मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। होली से पहले ये खुशखबरी बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर आगे बढ़ते हुए बाबा योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशियों को देखिए। सुमित, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि विधानसभा की कार्यवाही जो है वो 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद 1 घंटे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का विधानसभा में ही धरना, यानी विपक्ष धरने पर बैठ गया और शांति धारीवाल के इस्तीफे की मांग पर अब बीजेपी अड़ी है। सुमित, जहां तक देखा जाए, अगर बयान ठीक है वो निकल गया जो वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद क्या इसका कोई स्थान बचता है? राजनीति क्या कुछ ना कराया अभिषेक। ये 1 घंटे के लिए स्थगित हुई है, चलो अभी तो विधानसभा की कार्यवाही, लेकिन अब मुद्दा अगर कोई भी किसी भी पार्टी को बैठे बिठाए कोई मुद्दा मिलता है तो वो क्यों उसे जाने देगा, और वो भी उस वक्त जब चुनाव नजदीक है। 1 साल का वक्त रह गया, 1.5 साल का वक्त, तो अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मुद्दों की फहरिस्त बनाई जा रही होगी, लिस्ट में लिखे जा रहे होंगे ये मुद्दे कि शांति धारीवाल ने क्या कहा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा। इन तमाम मुद्दों को तो अब लिखा जा रहा होगा, नोट किया जा रहा होगा, ताकि इन्हें हाइप दी जा सके। चुनाव के वक्त पर अब ये तमाम महिलाएं मैदान में उतर चुकी हैं, चुनाव के वक्त पर इन पर बात होगी।
दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, धारीवाल के इस्तीफे, शांति धारीवाल के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष और सदन स्थगित 1 घंटे के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ा हंगामा हुआ है विधानसभा में और काफी देर तक ये हंगामा चला है। विपक्ष ने जोरदार जो है पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए। जिस तरह का बयान आया कल शांति धारीवाल का, उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई और लगातार जो है विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और अब जो है वो हंगामा इस कदर बढ़ा कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। ना केवल कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है बल्कि सदन के अंदर आज मार्शलों को जो है बुलाना पड़ा। स्पीकर ने बार बार ये चेतावनी दी, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था विपक्ष द्वारा, खासतौर से रालोपा विधायकों का बार बार उन्होंने नाम लिया क्योंकि वो पर्चे लेकर अंदर आए थे, महिलाओं से संबंधित नारे लिखे हुए थे उस पर, उसके वो लहरा रहे थे। तो स्पीकर ने कड़ा ऐतराज इस पर जताया और ये कहा कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से आप नियमों को नहीं तोड़ सकते। बार बार चेतावनी दी गई, स्पीकर की ओर से सख्ती दिखाई गई, लेकिन बावजूद इसके विधायकों ने अपने प्रदर्शन का तरीका नहीं बदला और ये स्पीकर ने बार बार कहा कि अगर आप नहीं माने तो मैं मार्शल को बुलाऊंगा, भले ही सदन की कार्रवाई चले ना चले लेकिन नियम नहीं तोड़ने दिए जाएंगे। ये इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके जब विधायक नहीं माने तो आखिर स्पीकर ने ऑर्डर दिए मार्शल को कि जो भी हंगामा कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंकिए। इस तरह है वो स्पीकर ने निर्देश दिए। उसके बाद मार्शल आए सदन के अंदर, उन्होंने तकरीबन 5-6 की संख्या में मार्शल आए। उन्होंने जो हंगामा कर रहे थे विधायक उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसका विपक्ष की ओर से पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, धक्का मुक्की हुई और बताया ये भी जा रहा है कि लातें भी जो है वो वहां पर चली। तो जो हंगामा कर रहे थे विधायक उन्हें फिलहाल मार्शल बाहर नहीं ले जा सके विपक्ष के विरोध के चलते, और विपक्ष का विरोध जो है वो अभी जारी है और मांग यही की जा रही है कि इस्तीफा जो है वो मंत्री शांति धारीवाल का लिया जाना चाहिए। कि शांति धारीवाल जो है वो जिस तरह का उनका कल सदन में बयान देखने को मिला था उस पर वो माफी मांग चुके हैं। सदन के बाहर भी उन्होंने माफी मांगी और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से इस तरह के शब्द जो है उनके मुंह से निकले। वो बोलना मर्द चाह रहे थे लेकिन मुंह से मर्द शब्द जो है वो निकल गया। धारीवाल ने ये भी कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है वो उनका हंगामा जो है वो जारी रहा और विरोध प्रदर्शन वो लगातार करते रहे। जैसे ही सबसे पहले प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मसला उठाया। हालांकि प्रश्नकाल में इस तरह के मसले उठाने की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत दी। इस दौरान विपक्ष और स्पीकर के बीच में नोक-झोंक भी देखने को मिली। जब नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने अपनी बात रखी तो उसके बाद धारीवाल की ओर से माफी भी मांग ली गई, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि जिस तरह का बयान आया है ये एक तरीके से नारियों का अपमान है, राजस्थान का अपमान है, क्योंकि राजस्थान की पहचान इस तरह के प्रदेश के रूप में नहीं है कि राजस्थान को जाना जाता है यहाँ के लोगों की बहादुरी के लिए, ना कि यहाँ के लोग रेप करने के लिए जाने जाते हैं। तो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस्तीफा जो है वो धारीवाल से लिया जाना चाहिए, कांग्रेस से उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। इस तरह की मांगे उठाई जा रही है। तो फिलहाल जो गतिरोध है वो बना हुआ है और सदन की कार्रवाई जो है 12:36 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है और अभी तक जो माना जा रहा है वो यही कि जब सदन की कार्रवाई वापस शुरू होगी तो एक बार फिर से ये मसला उठेगा और सदन में उसी तरह का गतिरोध देखने को मिल सकता है। जी अच्छा, आप बता रहे हैं दिनेश की लात घूंसे चले, ये लात घूंसे किसने चलाए, किस पर चलाए? देखिए, मार्शल जब आए थे सदन के अंदर तो धक्का मुक्की जो है वो हुई और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक विधायक ने जो है वो लात मारने की भी कोशिश की और ये कहा कि सत्ता हमेशा कांग्रेस के पास नहीं रहेगी, सत्ता बदलेगी। तो इस तरह का रवैया उचित नहीं है और मार्शल जो हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकालने के लिए आए थे स्पीकर के निर्देश पर, उनका जो है अगर आपको इस्तीफा मांगना है तो आप मांगिए ना, कौन मना करता है आपको। लेकिन दिनेश, उस वक्त की मैं तस्वीर थोड़ा जानना चाह रहा हूँ इन विधायकों की। हम लोग सदन में नहीं होते हैं, आप लोग सदन में रहते हैं।
तस्वीर कैसी होती होगी उन लोगों की जो लोग चुनाव के वक्त पर वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़कर घर में खाना भी बना लेते हैं, झाड़ू पोछा भी लगा देते हैं वो वोटर के घर पर, और आज वही लोग लात घूंसे चला रहे हैं। तस्वीर किस तरह की रहती है वो? बिल्कुल, देखिए इस बार तो इस तरह की तस्वीरें बार बार देखने को मिली। हमने देखा पहले भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, शुरुआत से ही लगातार सदन जो है वो गतिरोध जो है वो सदन में लगातार बना रहा, विपक्ष का हंगामा रहा। रीट मामले को लेकर आपने देखा था कि किस तरीके से 5 दिन तक लगातार सदन जो है वो हंगामे के बीच चला था। और आज फिर उसी तरह की तस्वीर, अब जबकि इससे पहले जो है वो सतीश पूनिया का जिस तरह का बयान आया था बजट पर, जिस तरह की प्रतिक्रिया उनकी आई थी, उन्होंने तुलना की थी काली दुल्हन से बजट की, उसके बाद भी हंगामा देखने को मिला था। वो सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा किया गया था। और अब जो है वो एक बार फिर इसी तरह के तस्वीरें जो है वो विधानसभा से निकल कर आ रही है, जब गतिरोध एक बार फिर से बना है और पक्ष विपक्ष एक तरीके से आमने सामने है। वेल में आकर बार बार जो है विरोध जाहिर किया जा रहा है। और ये कहा गया था स्पीकर की ओर से, पहले इस तरह की व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी सदस्य सदन में अब पर्चे लेकर नहीं आएगा, लेकिन आज फिर से रालोपा जो विधायक है वो पर्चे लेकर सदन में पहुंचे थे। इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। इससे पहले इस पर भी ऐतराज जताया गया स्पीकर की ओर से कि आप जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई विधायक दूसरे विधायकों के सामने, क्योंकि प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित नहीं की गई थी, प्रश्नकाल लगातार चल रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि कोई भी किसी के सामने नहीं आएगा, आप विरोध कर सकते हैं, वेल में रहकर अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन बार बार जब विधायक जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बार बार जब हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उसके बाद स्पीकर को सख्ती वहां पर दिखानी पड़ी और मार्शल तक बुलाने की नौबत आज सदन में आई। तो ये इस तरह की तस्वीरें जब आती है, हालांकि ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो सदन स्थगित 1 घंटे के लिए, विधानसभा में धक्का मुक्की, लात घूंसे चला।